नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, वैसे तो मैंने एक मराठी चैनल शुरू किया था, यूट्यूब चैनल, और देखते देखते कुछ लोगों के आग्रह से मैंने हिंदी वीडियो भी डालना शुरू कर दिया। अब शायद 200 से भी ज़्यादा मेरे हिंदी वीडियो शामिल हुए होंगे। पूरे 2 साल होते आए, 1800 से ज़्यादा वीडियो डाले हैं और प्रतिपक्ष अगले 3 तारीख को, अप्रैल के 3 तारीख को 2 साल पूरे करेगा। लेकिन कल ही या आज हम बोल सकते 21 मार्च को इसके व्यूज़ 15 करोड़ हो गए, 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया। मुझे विश्वास है कि शायद 50,000 से 1 लाख तक इसमें हिंदी भाषी शामिल हुए। तो ये खुशी की बात है कि 2 साल में 15 करोड़। और शायद ये महीना ऐसा है कि इसमें सिर्फ मार्च महीने में, अकेले मार्च महीने में प्रतिपक्ष के 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हो जाएंगे। तो ये आंकड़े थे, ये आपको कहना ज़रूरी था। उस पर मैंने मराठी वीडियो बनाया, वो कल सुबह डालूँगा 22 तारीख को। लेकिन आज मैं जो सब्जेक्ट बोलने जा रहा हूँ आपके साथ, वो है महाराष्ट्र की राजनीति पर। अचानक से महाराष्ट्र में एक आंधी सी आ गई है। इम्तियाज़ जलील नाम के MIM के एक MP है, लोकसभा के मेंबर है, औरंगाबाद से चुनकर आए। और औरंगाबाद से 89 से लेकर 2014 तक शिवसेना का MP चुना जाता था। 2019 में पहली बार औरंगाबाद शिवसेना हार गई और इम्तियाज़ जलील जो MIM के MP है वो चुनकर आए। असलियत ये है कि ये हैदराबाद की पार्टी है और हैदराबाद जिस आंध्र या तेलंगाना मिलकर आता है, उस हैदराबाद के इर्द गिर्द छोड़कर इन्हें उस राज्य में भी कोई पूछता नहीं, ऐसी छोटी पार्टी है। फिर भी औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, इनको देश का दूसरा, यानी MIM के लिए, पार्टी के लिए दूसरा MP मिल गया। अब बात ये कि ये इम्तियाज़ जलील जो है, इन्होंने होली के दिन एक बात या एक आप बोल सकते पुड़ी ऐसी छोड़ दी कि महाराष्ट्र में सत्ता पर बैठी महाविकास आघाड़ी में बड़ी भगदड़ मची है। इम्तियाज़ जलील की माँ, उनका देहांत हो गया। उनकी सांत्वना करने महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे पहुँचे थे। राजनीति में पार्टियां अलग अलग होती है, लेकिन रिश्ते ठीक होते, दोस्ताना रिश्ते होते। तो अगर मराठवाड़ा के एक नेता की माँ का देहांत हो जाता है तो उनकी सांत्वना करना कोई गलत बात नहीं। अलग अलग पार्टी के नेता वहाँ पहुँचे उनके घर और उनको सांत्वना देने पहुँचे थे। लेकिन राजेश टोपे जो शरद पवार की NCP के नेता है और मिनिस्टर है, वो पहुँचे और वहाँ से बाहर निकलकर उन्होंने एक राजनीतिक घोषणा कर दी या बयान कर दिया। उससे महाराष्ट्र में बवाल आ गया। बात ये हुई कि आपने तो सुना होगा कि जब इम्तियाज़ जलील ने इनको ऑफर दे दिए कि अगर आप लोग महाविकास आघाड़ी BJP के खिलाफ ही बनाए हो तो हम भी BJP के खिलाफ है, हमको भी साथ ले लो। अब ये जो जलील ने बयान दिया उसमें एक दाव भी है, एक पेच भी है। इन्होंने बोल दिया कि बार बार ये सब सेक्युलर पार्टियां MIM को BJP की B टीम बोलती है, लेकिन BJP के खिलाफ जब लड़ाई होती तब हमको साथ में नहीं लेती। ना ममता बंगाल में साथ लेती है, ना तेजस्वी यादव या कांग्रेस बिहार के चुनाव में हमको साथ लेती है, ना यूपी में अखिलेश या मायावती ना MIM को साथ लेती है,
लड़ते तो बीजेपी के खिलाफ है और एमआईएम भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही, लेकिन चुनाव खत्म हो जाए और चुनाव के नतीजे सामने आ जाए तो उसके बाद हारने वाले बोलते कि हाँ एमआईएम असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी ये बीजेपी की बी टीम है। जो कम से कम ये कहना बंद कर दो, क्योंकि हम तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ते, एमआईएम बीजेपी के खिलाफ लड़ता है, लेकिन आप हारते हो तब बोलते हो कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। तो एमआईएम भी बोल सकते हैं कि बाकी सारी सेक्युलर पार्टियां ही बीजेपी की टीम है, बी टीम, वरना ये हमारे साथ आ जाते। तो इसलिए सांत्वना करने गए थे राजेश टोपे, उनको जलील ने एक दाव भी फेंका और पेच भी डाल दिया कि या तो हमें बीजेपी की बी टीम बोलना बंद कर दो या तो हमें साथ ले लो। अब ये पेच कहाँ है? दाव ऐसा है कि इनको मालूम है, इम्तियाज जलील को और असाउद्दीन ओवैसी को बिल्कुल मालूम है कि कांग्रेस या एनसीपी उनको साथ लेने वाली नहीं है, बिल्कुल साथ नहीं लेगी, क्योंकि अगर ये पक्की कम्युनल पार्टी है जो मुस्लिमों की धर्मांध पार्टी है, उसको अगर एनसीपी या कांग्रेस साथ ले लेते हैं तो उनके तो जो बचे कुचे हिंदू वोट है उसमें भी थोड़ी कटौती हो जाएगी। मुस्लिम तो वोट कितने देंगे पता नहीं, लेकिन और वैसे भी पहले से सेक्युलर पार्टी है करके अखिलेश हो, ममता हो, तेजस्वी यादव हो, ये जो खुद को सेक्युलर मानते ये तो मुस्लिमों के पक्ष में ही रहे, मुस्लिम उनको वोट देते ही है। असाउद्दीन की पार्टी एमआईएम इनके साथ आने से उनको ज़्यादा वोट मिलने वाले नहीं, इसलिए वो इनको दूर रखते, लेकिन हार जाते तब बोलते ओवैसी ने वोट कटुआ काम किया, मतलब ये विभाजन का काम किया। तो इसलिए जलील ने तो दाव फेंका था, वो दाव भी था और पेच भी था, क्योंकि खुले हम तो बोल सकते कि भैया हम तो आने को साथ है, ले लो, नहीं लेते हो तो कम से कम हमें बी टीम मत बोलो बीजेपी की। अब देखिए इसमें खबर क्या है, ये तो मैंने जो अभी तक बात बोली है ये तो आप जानते कि ये तो सब जगह आ चुका है, इसमें दाव पेच की बात मैंने कोई नहीं बोली, लेकिन इसमें खबर क्या है? खबर का मतलब होता है कुछ नई बात क्या है, ये तो सब लोगों ने बताया। और जब खुद सामने आकर इम्तियाज जलील बोल रहे हैं तो उसमें कोई न्यूज चैनल और पेपर वाला या पत्रकार नई क्या बात बोल रहे हैं, तो नई बात जो होती है वो खबर होती है। और राजेश टोपे जिन्होंने ये बयान पहले दे दिया और बाद में खुलासा करने के लिए इम्तियाज जलील सामने आ गए, तो इसमें खबर जो है वो राजेश टोपे का बयान है। ये बात इतनी धमाकेदार हो सकती है, ऐसी बात राजेश टोपे क्यों बोले, ये सबसे बड़ी खबर है। क्यों नहीं एनसीपी के प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल बोले, क्यों ना जितेंद्र आव्हाड बोले, जो हमेशा एनसीपी में होकर भी मुस्लिमों को नेता रहे, वो मुस्लिम बहुल इलाके से ही जितेंद्र आव्हाड चुनकर आते हो। और अभी देखो नवाब मलिक को जेल में जाना पड़ा तो उनका जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है वो तो जितेंद्र आव्हाड को दिया गया। तो इसलिए इम्तियाज जलील को अगर ये बात करनी थी या इस ढंग का बयान इम्तियाज जलील के बाद सामने आना था, तो ऐसा बयान तो जितेंद्र आव्हाड दे सकते थे, राजेश टोपे क्यों? तो दोस्तों समझ लो कि राजेश टोपे ने ये बयान देना यही सबसे बड़ी खबर है, बाकी बातें छोड़ दो। वैसे तो बहुत सारे लोग उनके घर गए थे और जब सांत्वना करने जाते तो इधर उधर की बातें हो जाती है, तो बातों बातों में इम्तियाज जलील ने ये बात बोल दी। और जब बोल दी तो बाहर आने के बाद, कैमरे सामने आने के बाद राजेश टोपे ने ये बयान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने क्या बताया कि भाई ऐसा ऐसा ऑफर इम्तियाज जलील ने एमआईएम की तरफ से दे दिया है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, हमारे पार्टी के हाईकमांड शरद पवार जी है, मैं उनके सामने ये ऑफर रखूंगा और इस पर जो कोई निर्णय लेना है वो शरद पवार लेंगे। हम में से कोई ये यानी मेरी औकात इतनी नहीं है राजेश टोपे की कि भाई एमआईएम को हाँ आ जाओ साथ लेते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए
ये ऑफर मैं पवार साहब के सामने रखूंगा। इतना ही बयान राजेश टोपे ने दिया, जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है। तो इसमें खबर क्या है वो समझ लो दोस्तों। हम राजेश टोपे पिछले 2 साल से, बिल्कुल 2 साल से बार बार टीवी के कैमरे के सामने आ रहे, अलग अलग चैनल पर हमें दिखाई दे रहे। उनके रोजाना बयान आते हैं। अगर 2 साल की हम महाराष्ट्र की जो जितनी भी पब्लिसिटी है वो देखे, खबरें देखे, तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा अगर कवरेज किसको मिला है तो राजेश टोपे को मिला है। क्योंकि आज ही 21 तारीख है और 22 मार्च 2020 को कोरोना का पहला जनता कर्फ्यू हो गया था और उसके 2 दिन बाद 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया था। यानी 2 साल पूरे होने आए कोरोना के। तो इस समय में महाराष्ट्र का एक ही मिनिस्टर जो ज़्यादा से ज़्यादा खबरों में रहा, उसका नाम हेल्थ मिनिस्टर, आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। लेकिन ये 2 सालों में हमने जितनी बार राजेश टोपे को टीवी पर देखा, बोलते देखा, बयान करते देखा, उन्होंने कभी भी कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं की है। वो स्ट्रिक्टली कोरोना पर, कोविड पर, उसकी साधन जो कुछ व्यवस्थाएं की है, लस टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, डॉक्टर्स है, अस्पताल है, इस पर बातें करते रहे। लेकिन शायद महाराष्ट्र का ये एक ही मिनिस्टर है, राजेश टोपे, ये अकेले मिनिस्टर है जिन्होंने 2 साल किसी भी पॉलिटिकल राजनैतिक बात पर अपना बयान नहीं दिया था। और आज अचानक वही राजेश टोपे एक राजनैतिक बयान देते हैं और देखते देखते उस पर बवाल बन जाता है। अजीब बात नहीं है दोस्तों। 2 साल जो इंसान, जो मिनिस्टर, जो नेता एक भी राजनीतिक बयान नहीं देता, वो अचानक एक बयान देता है कि ऐसी ऐसी ऑफर है और मैं पवार साहब के सामने रखूंगा। तो क्यों दिया बयान? अगर आपकी ताकत नहीं है, आपकी पात्रता नहीं है, आपका अधिकार नहीं है जिस पर आप कोई निर्णय ले सकते, डिसीजन ले सकते, तो वो ऑफर तो पवार साहब के सामने रखना था। उसके बारे में खुलेआम बयानबाजी करने की राजेश टोपे की जरूरत क्या थी? और दोस्तों एक बात ध्यान में रखो, इस पर जो बवाल हुआ है उसको देखते हुए एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे बवाल होगा, ये राजेश टोपे भी जानते, वो पॉलिटिकल लीडर है। फिर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया क्योंकि ऐसा बयान ओपनली पेश करो, ये खुद पवार साहब ने ही उनको बताया होगा कि इस पर बवाल होना चाहिए। आइडिया अच्छी है, इसकी एक पॉलिटिकल गुगली बन सकती है। इसलिए जब इम्तियाज जलील ने एक ऑफर दी तो फोन पर सबसे पहले राजेश टोपे ने ये बात ज़रूर पवार साहब को बताई है कि भाई मैं ऐसे ऐसे सांत्वना करने के लिए आया था, लेकिन इम्तियाज जलील ने ऑफर दिए कि 3 पार्टियों की जो महाविकास आघाड़ी है उसमें चौथा पहिया बनकर MIM आने को तैयार है। ये उनकी ऑफर है। ये राजेश टोपे ने फोन पर पवार साहब को बिल्कुल बता दिया होगा, लेकिन ये समझते ही पवार साहब ने उनको कहा होगा कि मुझे ये बताया है, किसी को समझना नहीं चाहिए। पहले ओपनली बयान कर दो, घोषणा कर दो कि भाई इम्तियाज जलील ने MIM की तरफ से ऐसी ऐसी ऑफर दी है और वो ऑफर मैं पवार साहब के सामने जाके रखूंगा, मुझे बताया है, ये बयान में नहीं आना चाहिए। मुझे भी ये बयान, ये ऑफर ये मीडिया के जरिए पता चली, ऐसा दुनिया को लगना चाहिए। इस ढंग से ये बात पहले तुम ओपन करो, बाद में मैं उस पर बोलूँगा। ये ज़रूर शरद पवार साहब ने राजेश टोपे को बताया और इसलिए इम्तियाज जलील के बाहर आते ही राजेश टोपे ने ये पॉलिटिकल बयान किया। और 2 साल बाद राजेश टोपे ने पहली बार कोरोना, हेल्थ, सोशल डिस्टेंसिंग, रिस्ट्रिक्शंस ये छोड़कर पहली बार कोई अलग बात की है। वो कौन सी बात है
इम्तियाज जलील की महाविकास आघाड़ी को दी हुई ऑफर, और उस पर बवाल हो जाता है। अब देखिए, राजेश टोपे जितने सीधे साधे इनोसेंट पॉलिटिशियन हम बोल सकते हैं और काम करने वाले मिनिस्टर बोल सकते हैं, इनके मुंह से अगर ये बात निकलती है तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इसके पीछे कोई दांव है, ऐसा कोई सोच नहीं सकता, किसी के दिमाग में तक नहीं आ सकता। ये जानकर ही पवार साहब ने उनको ये इसका जाहिर बयान करने को बताया होगा। राजेश टोपे बोला है तो उस पर संशय लेने की, शक लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल राजेश टोपे बोले, इसका मतलब जलील ने उधर ऑफर दी, बाहर आकर राजेश टोपे ने बोल दिया, ऐसा ही माना जाएगा। और उस पर जब बवाल हो जाएगा तब जाके मैं उस पर ओपन स्टेटमेंट करूंगा। यही तो पवार साहब की गुगली है, ये गुगली है। और ये सब बात कब हुई? जिस दिन देश भर में होली चल रही थी, और होली रंगों का खेल होता है, और इस रंगों का खेल जो पवार साहब ने राजेश टोपे के जरिए शुरू किया, तो मैं मानता हूं कि होली के दिन ही पवार साहब ने उद्धव ठाकरे को अपना असली रंग दिखा दिया है, असली रंग। क्योंकि ये जब बोल गए, राजेश टोपे ने ये ऑफर ओपनली बयान करके पेश कर दी, उसके बाद सबसे पहली रिएक्शन, प्रतिक्रिया शिवसेना से आई है। ये नहीं, उनको साथ में नहीं ले सकते। शिवसेना डर गई, और पवार साहब का यही तो उसमें क्या बोलते हेतु होगा कि देखो हम उनको साथ ले सकते हैं, फिर आपकी इज्जत क्या रही? आपकी तो पूरी, आपके हिंदुत्व की तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर हम एमआईएम को साथ लेते हैं तो शिवसेना की बची कुची इज्जत निकल जाएगी। ये डराने की कोशिश पवार साहब ने की है। पिछले अगले 2 दिन में ओपनली कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन शिवसेना के कैंप में, तंबू में कितनी घबराहट पैदा हो गई। उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक क्या क्या बोल रहे हैं, कितने बौखलाए गए, आप देख सकते हैं उनके बयान से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से आप समझ सकते हैं कि शिवसेना कितनी डर गई है। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर पवार साहब एमआईएम को हाँ बोलते हैं तो हम ना नहीं बोल सकते, क्योंकि ना बोलेंगे तो सरकार गिर जाएगी। अगर चीफ मिनिस्टर रहना उद्धव ठाकरे को, तो वो पवार साहब की मेहरबानी पर चीफ मिनिस्टर है। जिस दिन मर्जी हो जाए, जिस दिन मर्जी हो जाए, पवार साहब कुर्सी खींच सकते। तो इम्तियाज जलील के उस ऑफर को इतनी हवा देकर पवार साहब ने उद्धव ठाकरे को डरा दिया। इसको कहते हैं पवार साहब का असली रंग। और कैसा दिन चुना है, देखो दोस्तों, कैसा दिन चुना है। होली के रंग बोलते हैं, उस होली के दिन ही होली के रंग खेले जाते थे। उसी दिन पवार साहब ने उद्धव को अपना असली रंग दिखाया। देखो दोस्तों, इसको धमकी बोलते हैं। एक तरीके से एमआईएम को साथ लेने में पवार साहब को कोई हर्ज नहीं है। जो नवाब मलिक इनके साथ आ गए, वो तो कल परसों तक समाजवादी पार्टी में थी, जिनको समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम पार्टी है। एमआईएम क्या है? एमआईएम और समाजवादी पार्टी में क्वालिटेटिव फर्क क्या नहीं, दोनों मुस्लिमों की पार्टी है। यानी जिनकी पहचान ही मुस्लिम की पार्टी ऐसी है। अगर समाजवादी पार्टी को पवार साहब साथ लेते हैं, या समाजवादी पार्टी के बशीर पटेल, नवाब मलिक ऐसे लोगों को पवार एनसीपी में शामिल कर लेते हैं, तो एमआईएम को साथ लेने में कौन सी बड़ी बात है? ले सकते हैं। तकलीफ शिवसेना को है, क्योंकि अगर एमआईएम को महाविकास आघाड़ी में या एनसीपी में साथ लेने की कोशिश की, तो सबसे बड़ी बेइज्जत शिवसेना की होगी। अच्छा, लेकिन झट आज या 2 दिन में, 2 महीने में ऐसा कुछ होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता।
लेकिन इस ढंग से गुगली डालकर अपने दोस्तों या अपने दुश्मनों उनको विचलित करना, उनको डराना, ये तो पवार साहब की मानो दशकों की पॉलिटिक्स रही है, राजनीति रही है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इम्तियाज जलील ने तो बातें करते करते बोल दिया, लेकिन उसमें से पवार साहब को अपनी गुगली दिखाई दी। उन्होंने राजेश टोपे को बॉल बनाकर पिच पर फेंक दिया। और ये गुगली कहां से आ रही है इसका पता तक संजय राउत या उद्धव ठाकरे को नहीं चला है, वो बौखलाए गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।